Good morning, student. In the last lecture derived from the formula of moment of inertia, हमने लास्ट लेक्चर में क्या निकाले थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला निकाले थे, जो कि क्या मिला था हमारे पास? आई इक्वस टू क्या होता है? समेशन आई इक्वस टू एन एम आई आर आई स्क्वायर होता है किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और फॉर सिंगल पार्टिकल के लिए, एक ही पार्टिकल्स के लिए क्या होता है? आई इक्वस टू एम आर स्क्वायर। तो देखो हमने क्या लिए थे? एक रिजिड बॉडी लिए थे, एक क्या लिए थे? रिजिड बॉडी लिए थे, जिसमें क्या है, उस बॉडी को हम क्या कर रहे थे? किसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे थे? उसको रोटेट कर रहे थे, फिक्स एक्सिस के अबाउट में क्या कर रहे थे? रोटेट कर रहे थे। तो क्या था हमारा एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या होता है कि सम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सम ऑफ and product of all individual particles and the square of the distance between एक्सिस ऑफ रोटेशंस। यानी क्या है कि जो पार्टिकल का जो मास है उनके बीच का प्रोडक्ट और मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस का क्या है? स्क्वायर। ये क्या होता है? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब हम देखेंगे इसके बाद हमें देखने वाले हैं कि एक्सप्रेशन फॉर अ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा एक्सप्रेशंस क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? लीनियर मोशन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? हाफ एम की जगह क्या लेना पड़ता है? आई, और वी की जगह क्या आता है हमारा? ये क्या है? वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी। तो वी की जगह क्या आएंगी? एंगुलर वेलोसिटी। यानी क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें क्या करना है? डिराइव करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हमने क्या किए है? एक रिजिड बॉडी, एक क्या लिए हमने? रिजिड बॉडी, आर्बिटरी शेप की बॉडी लिए है, यानी रिजिड बॉडी ली है। देखो ये आपको रिजिड बॉडी दिख रही है, मनमानी शेप की बॉडी दिख रही है। इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट में किससे घुमा रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं? इसको रोटेट कर रहे हैं। तो देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस, इसमें जो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका मास देखो, यहाँ पे m1 है, इसके बीच का एक्सिस से कितना है डिस्टेंस? कितना है? r1 है। उसी तरह से ये क्या हो गया? हमारा mn हो गया। इस यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? rn। ये हमारा क्या हो गया? m2। इसके यहाँ से डिस्टेंस कितना है? rn। और किसके अबाउट में घुमा रहे हैं? किससे घुमा रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी से। और फिक्स एक्सिस के अबाउट में क्या कर रहे हैं? इस आर्बिटरी शेप की, यानी इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो देखो कंसीडर m1, m2, m3 एस1 mn बी द क्या है? इंडिविजुअल मासेस ऑफ रिड्यूस बॉडी। mn m2 m3 क्या है? इंडिविजुअल मासेस है किसके? रिजिड बॉडी के। उसके बाद देखो ये r1 r2 r3 s1 rn क्या है? बी द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशंस ऑफ पॉइंट मासेस। ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहाँ तक का पार्टिकल के मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा? r1 r2 r3 s1 rn। ओके, फॉर फिर हम क्या देख रहे हैं? फॉर इंडिविजुअल मास ऑफ पार्टिकल द काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इंडिविजुअल मास के लिए यानी सिंगल पार्टिकल के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कि इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी? हाफ एम वी स्क्वायर होंगी। उसके बाद सो फॉर ऑल द पॉइंट मासेस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे? सभी पॉइंट मासेस के लिए, ऑल पॉइंट मासेस के लिए हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ क्या कहाँ तक के जाएंगे? प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखो इसमें हाफ क्या है? सभी के लिए कांस्टेंट है। तो हाफ सभी में सेम है, तो हाफ को क्या होंगे? कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा? m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस s1 क्या होगा? mn vn स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है, वी नो दैट कि क्या होता है रिलेशंस v इक्वल्स टू आर ओमेगा। किस किस के बीच का रिलेशंस है? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये रिलेशन है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। किस किस के बीच का रिलेशंस है? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का। क्या है? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का क्या है? ये रिलेशंस है v इक्वल्स टू आर ओमेगा।
तो हमें v की जगह क्या पुट करना है, r ओमेगा पुट करना है। तो देखो v की जगह जब हम r ओमेगा पुट करेंगे तो क्या आता है, v की जगह क्या पुट करना है, r ओमेगा। तो क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो फिर उसमें क्या है, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस s1 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो अब इसमें ओमेगा 1 स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारी क्या थी, एक और रिजिड बॉडी थी। क्या थी, इस तरह से रिजिड बॉडी थी जिसको हम क्या कर रहे थे, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट में क्या कर रहे थे, उसको रोटेट कर रहे थे। और कौन से इससे एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे थे। तो देखो सभी पार्टिकल्स के लिए हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, सभी पार्टिकल्स के लिए क्या थी, हमारी सेम थी। तो सभी पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो क्या आया, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर क्या होंगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस s1 कहाँ तक के जाएगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो सभी में ओमेगा क्या है, सेम है। तो ओमेगा को निकाल लेंगे तो क्या होगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर होगा प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस s1 क्या होगा, mn rn स्क्वायर। और देखो इसमें से ओमेगा क्या निकल गया, कांस्टेंट निकल गया। अब ये क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस s1 mn rn स्क्वायर क्या होता है हमारा, क्या होता है, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n क्या होता है, mi ri का स्क्वायर। यानी कि ये क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो देखो समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या है हमारा, समेशंस i इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, फॉर सिंगल पार्टिकल ऑफ कंटिन्यूस बॉडी के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कंटिन्यूस बॉडी के लिए क्या होगा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी एम। ओके, उसके बाद हमें देखना है कि, इसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग के लिए क्या होगा, किसके लिए। देखो अब हमने किस किस के लिए देखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल्स टू समेशन है i इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और कंटिन्यूस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी एम। ओके, उसके बाद हमें देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग के लिए क्या होगा। तो देखो हमने फिर से हमने क्या लिए हैं, एक रिंग ली है, किसके लिए देख रहे हैं, यूनिफॉर्म रिंग। अब यूनिफॉर्म यानी क्या होता है, कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो हमारी रिंग क्या रहती है, कांस्टेंट शेप की रहती है। तो हमने क्या लिए है, इस तरह से एक रिंग लिए है। और उस रिंग में से हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं। देखो ये हमारी एक क्या है, रिंग है। और हम क्या कर रहे हैं, सपोज करके आप मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, इस रिंग में से एक्सिस पास कर रहे हैं। और इस एक्सिस के अबाउट में क्या कर रहे हैं, इस रिंग को क्या कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। इस तरह से क्या होंगे, रोटेट होंगी। तो देखो इसके जो पार्टिकल्स है यहाँ से यहाँ तक का इसका, अब इसके जो पार्टिकल्स है वो कहाँ रहेंगे, इस रिंग के सरकमफेरेंस में क्या रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे। स्मॉल सब पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे, इसके इस रिंग के सरकमफेरेंस पे रहेंगे। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर। और इनका मास क्या होगा, कैपिटल एम। देखो तो सभी पार्टिकल्स के लिए जो एम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और डिस्टेंस क्या रहेगा, सभी पार्टिकल्स के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो यूनिफॉर्म रिंग के लिए सभी पार्टिकल्स का जो मास है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स क्या है, रिंग के सरकमफेरेंस में प्रेजेंट है। इसलिए सभी पार्टिकल का मास कहाँ, यानी मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशंस, और ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो मास है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सभी पार्टिकल्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो सेट टू बी यूनिफॉर्म
इफ मास ऑफ एनी बॉडी प्रैक्टिकली सिचुएटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी क्या बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो यूनिफॉर्म क्या है, ये यूनिफॉर्मली ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जो मास है यूनिफॉर्म में, जो यूनिफॉर्म रिंग में जो मास है वो कहाँ पे है, उस रिंग के क्या है सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में क्या है सभी प्रेजेंट है, और सभी के लिए क्या है वो मास क्या है कांस्टेंट है। इट एंटायर मास प्रैक्टिकली एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। अब देखो जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सभी मास का जो डिस्टेंस वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी सभी पार्टिकल्स के मास के लिए उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा फ्रॉम सेंटर, सेंटर से। तो आल्सो डिस्टेंस आर इज सेम फॉर द रिंग, तो सभी पार्टिकल्स के लिए जो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, तो सो एक्सप्रेशन इज आई इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एम आर स्क्वायर। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रिंग के लिए कितना मिला है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमें देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क के लिए। किसके लिए देखना है, डिस्क के लिए। अब हमने किसके लिए देखे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग के लिए, जो कि कितना मिला है, आई इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर। तो इसमें यूनिफॉर्म रिंग में क्या है कि सभी पार्टिकल्स का मास क्या है, सेम है। क्यों है, क्योंकि सभी पार्टिकल्स क्या हैं उस रिंग के सर्कल के सर्कमफ्रेंस में प्रेजेंट होने की वजह से सभी पार्टिकल का जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सभी पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सभी के लिए सेम है। तो इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला है, एम आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ये क्या मिला है हमें, यूनिफॉर्म रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है। हम अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क के लिए क्या होता है।